नमस्कार दोस्तों, एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा मुख्य रूप से हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर। तो इससे संबंध में हम बात करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर ये पहली नीति थी। इसकी सिफारिश कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। कोठारी आयोग के विषय में हमने आपको अलग से एक वीडियो में बताया है, उस पर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस। इस शिक्षा नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपके पास कि 68 को आप उल्टा कर दीजिए तो ये 86 बन जाता है। तो इस तरीके से जो दूसरी स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति थी वो है 1986। 1986 की शिक्षा नीति लागू की गई और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। इसके पश्चात 34 वर्ष बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए हमने एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार किया है, जिसमें उससे संबंधित सभी बातों को आप विस्तार से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। इसका मसौदा जो तैयार किया है वो इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना, ग्लोबल लेवल की बात की जा रही, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन भी किया जाएगा। विशेषताएं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है अब वह शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसमें मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं किया गया है। अभी इसमें मेडिकल और लॉ से संबंधित जो पढ़ाई है उसको शामिल नहीं किया गया है। पहले जो 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसे 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। 6ठी कक्षा से 6 क्लास से व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप आरंभ कर दी जाएगी। 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मातृभाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी। पहले साइंस, कॉमर्स, आर्ट स्ट्रीम होती थी, अब ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। छात्र अपनी इच्छा अनुसार विषय चुन सकते हैं। छात्र फिजिक्स के साथ अकाउंट या फिर आर्ट का कोई सब्जेक्ट जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल भी पढ़ सकते हैं। छात्रों को 6ठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी, तो 6 क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी। सभी स्कूल डिजिटली इक्विप्ड किए जाएंगे। वर्चुअल लैब का विकास
किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होंगे। स्नातक कोर्स 3 या 4 वर्ष के हो सकते हैं, जिसमें कई सारे एग्जिट ऑप्शन होंगे। उचित सर्टिफिकेशन के साथ यदि छात्र ने 1 साल के स्नातक कोर्स की पढ़ाई की तो उसे सर्टिफिकेट, 2 साल के लिए एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद उसे डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 4 वर्ष के बाद तो उसे रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर किसी कारण से कोई छात्र 1 साल स्नातक कोर्स में पढ़ाई करता है और किसी कारण से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वर्तमान समय में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, और किसी कारण से वो 2 वर्ष बाद छोड़ देता है तो उसे एक एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष में सामान्यतः उसे डिग्री मिल जाएगी, और अगर वो अपने 4 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसे बैचलर की डिग्री के साथ में रिसर्च के साथ डिग्री प्राप्त होगी। नेक्स्ट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा, जिसमें छात्रों द्वारा अर्जित किए गए डिजिटल एकेडमी क्रेडिट विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा। इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा। ई लर्निंग पर जोर देकर पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता काफ़ी कम होगी। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करेंगी। 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। भारत में एक उच्च शिक्षा आयोग संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र निकाय होगा, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर। अब हम चर्चा करते हैं भारत उच्च शिक्षा आयोग पर। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों या निकायों का निर्धारण किया गया है। सबसे पहले विनियमन की बात करें, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। मानक निर्धारण, सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल। वित्त पोषण, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। ये चारों बॉडी भारत उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत कार्य करेंगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ MERU की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा में बदलाव की बात करें, सबसे पहला मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन, शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव, उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटर या नियामक होगा। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान, लीगल और मेडिकल एजुकेशन इसमें शामिल नहीं होंगे। 5 साल का कोर्स वालों और MPhil में छूट रहेगी। कॉलेजों के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प उच्च शिक्षा में रहेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना होगी।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्रों के लिए 3 प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन की योजना भी प्रस्तावित है। इसके तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 श्रेणियों में पुनर्गठित किया जाएगा। टाइप 1, इसमें विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। टाइप 2, इसके अंतर्गत अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ ही विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर केंद्रित किया गया है। टाइप 3, उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण स्नातक शिक्षा पर केंद्रित होगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम 2 मिशनों द्वारा संचालित होगा, मिशन नालंदा, मिशन तक्षशिला। नई शिक्षा नीति के लाभ बेनिफिट्स की हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाएं पढ़ने का विकल्प रखा जाएगा। छात्र अगर चाहें तो यह भाषाएं पढ़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में भी बदलाव किया जाएगा। ऐसा हो सकता है साल में 2 बार छात्रों के ऊपर से बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं ली जाएं। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मुख्य सिलेबस में रखा जाएगा। छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी। राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि यह पॉलिसी सुचारू रूप से चल पाए। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको अच्छे से याद रखना है, उनके कौशल पर विशेष ध्यान देने की बात यहाँ पर की जा रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो वह पहले कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 4 चरण हैं, तो इस नई शिक्षा नीति को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। इस नए पैटर्न में 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल है। पहले चरण की बात करें तो फाउंडेशन स्टेज में 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा और 2 वर्ष की स्कूली शिक्षा यानी कि कक्षा 1 तथा कक्षा 2 शामिल हैं। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सेकेंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे। कक्षा की बात करें जिसमें क्लास 3 या कक्षा 3 से 5 के बच्चों को शामिल किया गया है इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। उन्हें व्यावसायिक परीक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी। और आखिरी स्टेज सेकेंडरी स्टेज, जो 4th स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम लेते थे, परंतु यह व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति
2020 स्ट्रीम्स की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत छात्रों को अब कोई एक स्ट्रीम नहीं चुननी होगी। अब छात्र आर्ट स्ट्रीम के साथ साइंस स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के साथ आर्ट स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा, जिससे कि छात्रों को दोनों क्षमताओं को विकसित करने का मौका मिले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बीएड को 4 साल का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का बीएड प्रोग्राम होगी। सभी स्टैंड अलोन शिक्षण संस्थान जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वोकेशनल स्टडीज़ पर फोकस किया जाएगा। मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए तो यह बात को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। विदेशी भाषा सिखाए जाने पर जोर। माध्यमिक विद्यालय में बच्चे अपने पसंद की विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़ आदि होंगी। यह सभी प्रयास भारत की शिक्षा को वैश्विक तौर पर पहचान बनाने का एक प्रयास है। इस नई शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों पर अब हम चर्चा करते हैं। भारत में लगभग 1/3 बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही छोड़ देते हैं। उल्लेखनीय है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनमें से अधिकतर बच्चे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक और दिव्यांग समूह के होते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। एक महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढांचे के अभाव से संबंधित है। सामान्यतः देखा गया है कि विद्यालय व विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, लाइब्रेरी, कंप्यूटर आदि की कमी होती है। नतीजतन इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था बदतर स्थिति में है। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के जो प्रयास किए जाते हैं, उसके असफल होने का जोखिम रहता है। दरअसल इसकी वजह शिक्षा नीति में परिवर्तन करते समय रोड मैप का अनुसरण नहीं करना व नीतियां बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में भले ही निवेश किया है, लेकिन उसे अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली है। नई शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती शिक्षकों की कमी दूर करने की भी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में ज़्यादातर स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। आप भी टेलीविज़न, न्यूज़पेपर में ये खबरें पढ़ते हैं कि केवल पूरे स्कूल में एक ही शिक्षक यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो इस तरीके की भी चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने संबंधित फॉर्मूला लागू करने को लेकर भी है। मसौदे में मौजूद त्रिभाषा नीति भी नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौती पेश कर रही है। दरअसल इसमें गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में मातृभाषा, संपर्क भाषा, अंग्रेजी भाषा के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है।
यूजीसी के हालिया सर्वे के मुताबिक कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35% प्रोफेसर के पद, 46% एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 26% सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। एक अन्य चुनौती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की भी है। उल्लेखनीय है कि टॉप 200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में जाना। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। निश्चित रूप से ये आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा और इससे काफ़ी सारे प्रश्न आने की संभावना न सिर्फ आपके स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में लाइक MPPSC, UPPSC, बिहार PSC, राजस्थान PSC में है, बल्कि UPSC के एग्ज़ाम में भी इस पे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। जो छात्र UPSC 2020 का अक्टूबर में पेपर देने वाले हैं प्रीलिम्स का और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा देंगे उसमें भी यहाँ से प्रश्न आने की अधिकतम संभावना है। तो इस शिक्षा नीति को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर आपको कोई भी डाउट इससे संबंधित आता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो हम 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर अपना एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसको भी आप अलग से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।